अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बेकाबू इश्क, जिसके राइटर हैं हुरैन फातिमा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। भी गो रमशा इसकी तरफ ड्रिंक का गिलास बढ़ाते हुए बोली तो ड्रिंक का गिलास थाम कर इसके थोड़ा और करीब होकर बैठ गया। इसे लगा था इसकी गलती की वजह से रमशा इस पर गुस्सा होगी और इसे डांटेगी, लेकिन ये क्या, वो तो इससे खुश थी। तुम टेंशन न लो, इन तीनों को हम अपने रास्ते से हटा ही देंगे जल्द ही, कहते साथ ही वो इसके होठों पर झुकने लगा। जब रिमशा ने दरमियान में ड्रिंक का गिलास करके अपने और इसके दरमियान में फासला बनाया। पहले तुम अपना काम मुकम्मल करो, ये सब बाद में, अभी बहुत होगी ड्रिंक। अपने आदमी को कॉल करो और इन तीनों पर नजर रखने का बोलो। हमारे पास वक्त कम है, हमें कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। इसके हुक्म की तकमील करते नुमान ने किसी को कॉल की थी और फिर दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलते ही दोनों कमीनी हंसी हंसे थे। रिमशा अपना अगला लाहिला अमल तैयार कर चुकी थी। इसे अब सही मौके की तलाश थी। तब वो तीनों बाहर निकली और वो मौका का फायदा उठाकर इनसे अपना बदला ले। वो जो इतने दिनों से चुप बैठी थी, अपना अगला कोई लाहिला अमल तैयार कर रही थी। यह खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। वो दुश्मन को किसी भी तरह का बच निकलने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। आज एक हफ्ते बाद वो मुकम्मल सेहतयाब होकर ऑफिस आई थी। जैसान और वो एक मीटिंग के बारे में कुछ जरूरी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे। तभी धड़ाम से ऑफिस का दरवाजा खुला था और दो हस्तियां एक दूसरे से लड़ती झगड़ती ऑफिस के अंदर दाखिल हुई थी। अपने काम में दौरान मुदाखलत होने पर यज़दान ने गुस्से से सर उठाकर आने वाली हस्तियों की तरफ देखा, लेकिन वहां पर अपने दोनों ट्विंस को देखकर वो गुस्सा कहीं दूर जा सोया था। गिरगिट। रीबा ने दिल ही दिल में इसे एक नए लकब से नवाजा। अगर यज़दान सुन लेता तो जरूर इसे खरी खोटी सुनाता। अरे मेरे बच्चा, तुम दोनों यहाँ? यज़दान ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर इन दोनों से वहां आने की वजह पूछी। ब्रो, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, यज़दान की बाहों में समाये मुंह फुलाए हुए बोली। नहीं तो भला मैं क्या भूल सकता हूँ? वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। भैया, आपने आज हम दोनों को शॉपिंग करवाने का वादा किया था। दोनों एक जबान होकर चीखे तो अरीबा ने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा। यज़दान का कहका हवा में बुलंद हुआ था, जिस पर वो दोनों मुंह बना गए। चलो अरीबा, तुम हमारे साथ शॉपिंग पर। अब हम कोई नहीं कर रहे भाई के साथ शॉपिंग। खुदा यज़दान के साथ से निकलते अरीबा का हाथ थामते हुए बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो ऑफिस में हूँ और आज हमारी एक मीटिंग भी है। अरीबा ने मना करना चाहा। मीटिंग है तो ऑफिस का ओनर देख लेगा, हम क्या करें? तुम चलो हमारे साथ। वो अपने भाई की तरफ देखते हुए नाक चढ़ाए बोली। गुड़िया, मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों को शॉपिंग नहीं करवाऊंगा? यज़दान ने इन दोनों के फूले हुए मुंह देकर कहा। मना नहीं किया तो याद भी तो नहीं था ना आपको? अब की बार जवाब इन दोनों की बजाय अरीबा की जानिब से आया था। तुमसे मतलब? तुम चुप रहो, मैं अपने ट्विंस से बात कर रहा हूँ। यज़दान ने इसे घूरकर चुप रहने को कहा। तुमसे मतलब? तुम चुप रहो, मैं अपने ट्विनर से बात कर रहा हूँ। वो आपके बहन भाई होने के साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं। अरीबा ने मुंह चढ़ाते हुए इसकी नकल उतारी। वैसे इनमें हमारी भाभी बनने के सारे गुण हैं, कैसे भाई के सामने हमारी साइड ले रही है? माविया ने हुदा के कान में सरगोशी की तो वो हाँ में सर हिलाती मुस्कुरा दी। चलो पार्टनर्स, चले शॉपिंग कर पर। अगर इन्हें मुझे जॉब से निकालना है तो निकाल दें। वो इन दोनों का हाथ थामे ऑफिस के कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन जाने से पहले इसे जुबान चढ़ाना नहीं भूली थी। इसकी बच्चों वाली हरकत पर यज़दान के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। छल्ली है ये लड़की बिल्कुल, बस इसे हर वक्त लड़ने का मौका चाहिए हो। आज यज़दान को इस पर गुस्सा नहीं था। इसने आज यज़दान से बहस अपने लिए नहीं बल्कि इनके ट्यूनर की खातिर की थी। इन दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी था, लेकिन वो इसके ट्यूनर से प्यार दिल से करती थी, बगैर किसी दिखावे के। मॉल जाने से पहले इन तीनों ने पहले आइसक्रीम खाई थी, फिर मॉल की तरफ रवाना हुए थे। ऐसा भला हो सकता था कि अरीबा कहीं बाहर आए और बगैर आइसक्रीम खाए चली जाए? आइसक्रीम से भरपूर इंसाफ करने के बाद अब वो तीनों मॉल की तरफ रवाना थे। इस सारे वक्त में दो और नफूस भी थे जो इनका पीछा कर रहे थे। ये कहना गलत ना होके कि साई की तरह इनके साथ थे। तीनों मॉल के अंदर दाखिल हुए तो वो नफूस भी बाहर बैठकर इनका इंतजार करने लगे। अभी इन्हें गए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि हुदा और माविया हाथ में एक शर्ट पकड़े झकड़ते हुए मॉल से बाहर निकले।
कभी हुदा माविया से खींच रही थी तो कभी माविया हुदा से खींच रहा था। अरीबा भी इन दोनों के पीछे पीछे ही थी। अरीबा मॉल के दरवाजे पर ही खड़ी थी, जबकि वो दोनों थोड़ा आगे निकल चुके थे। अरीबा ने 5-10 मिनट इनके वापस आने का रुककर इंतजार किया, लेकिन जब वो वापस आए तो खुद भी इनकी तरफ ही चल पड़ी। वो इनकी तरफ जा रही थी जब इनकी नजर एक बाइक पर पड़ी, जिस पर मौजूद नफूस के चेहरों पर रुमाल बंधा हुआ था। इनके हाथ में शीशे की एक बोतल थी। जब इर्द गिर्द लोगों का रश ज्यादा होता तो इनकी बाइक की स्पीड भी तेज हो जाती। जब रश कम होता तो इनकी बाइक की स्पीड भी कम हो जाती। अरीबा को वो मशकूक तो पहले ही लग रहे थे, लेकिन जब इसकी नजर इनके हाथ में मौजूद बोतल पर और इस बोतल की सीट में मौजूद शख्स की जानिब उठी तो इसके कदमों की स्पीड काफी हद तक तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ इन तीनों का पीछा करते यज़दान की नजर भी इन बाइक वालों और इनके हाथ के निशाने पर मौजूद अपनी बहन पर गई, तो वो भी भागने वाले अंदाज में इसकी तरफ भागा। दूसरी तरफ बाइक पर मौजूद दोनों नफूस अपनी राइट साइड से कुछ इशारा मिला था। इशारा मिलते ही उन्होंने बाइक की रफ्तार तेज कर दी और हुदा के करीब पहुंचकर बोतल इस पर उछालनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि अरीबा एक बार फिर इसे धक्का देकर दूर फेंक चुकी थी और इसका वार खुद पर ले चुकी थी। बोतल से एसिड निकला जो अरीबा के चेहरे पर गिरते साथ ही इसके चेहरे की लेफ्ट साइड को झुलसा गया। कुछ छींटे उड़कर इसके चेहरे की राइट साइड और बाजू पर भी गिरी थी। फिजा में इसकी दिल रोज चीखें बुलंद हो रही थी। इसे अपनी गर्दन और चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। इसे लग रहा था वो अभी मर जाएगी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद बाइक पर मौजूद लोग वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। यज़दान को लगा था अरीबा ने एक बार फिर से इसकी बहन की जान बचा ली है, लेकिन अरीबा की चीखें इसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। इसने थोड़े फासले पर मौजूद रिमशा और नुमान को इसकी चीखें किसी ठंडी फवार की तरह अपने दिल पर गिरती हुई महसूस हो रही थी। एक बार फिर से अरीबा के रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज यज़दान के में कान में पड़ी तो वो होश की दुनिया में वापस आया और जल्दी से अरीबा की तरफ भागा। नीचे जमीन पर झुककर इसका सर अपनी गोद में रखा और जो दर्द की वजह से बेहोश हो चुकी थी। लोगों की भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग एम्बुलेंस भी बुला चुका था। एम्बुलेंस में वहां पहुंचते ही यज़दान इसे अपनी गोद में भरे एम्बुलेंस के अंदर बैठा था। हॉस्पिटल मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो लोग 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल मौजूद थे। इनके जाते ही लोगों का रश वहां भी कम होना शुरू हुआ, तो दोनों भी खुद को संभालते अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। चूंकि ये एक पुलिस केस था, इसलिए यज़दान रास्ते में ही असफन को कॉल करके वहां बुला चुका था। असफन के पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद होने की वजह से ज्यादा पूछगछ नहीं की गई थी। इसे डायरेक्ट आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके आईसीयू में जाते ही साथ ही खुद को बहुत मजबूत जाहिर करने वाले यज़दान की आंख से भी एक आंसू गिरकर बेमोल हुआ था। असफन ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे दिलासा दिया था। हुदा और माविया कहाँ हैं? असफन ने इर्द गिर्द देखा। जब वह दोनों इसे कहीं नजर न आए तो इससे पूछा। असफन के पूछने में इसका ध्यान भी इन दोनों की तरफ गया था जो वहां नहीं थे। हुदा बिल्कुल ठीक थी, वो जानता था माविया इसे संभाल लेगा, लेकिन इस वक्त इसे फिक्र थी तो सिर्फ और सिर्फ अरीबा की थी, जो दर्द से चीख और चिल्ला रही थी। वो दोनों वहीं रह गए थे। यज़दान ने परेशानी से बताया, हद है यार, तू इन दोनों को कैसे अकेला छोड़ सकता है, जबकि तुझे पता भी है इन दोनों की जान को खतरा है। असफन को इसकी कमअक्ली पर गुस्सा आ रहा था। इस वक्त तो अरीबा ने इसे बचा लिया था, अगर दोबारा इसे इसके साथ फिर से वही सब हो गया तो? यार तू भी हद करता है। इस वक्त हुदा बिल्कुल ठीक थी, दर्द में अरीबा थी, वो भी मेरी बहन को बचाते हुए। तो फिर तू कैसे मैं इतना सेल्फिश हो सकता था? इस लड़की को दर्द में तन्हा छोड़कर अपनी बहन को संभालने लग जाता, जबकि इसे संभालने के लिए वहां माविया मौजूद था, लेकिन इस लड़के को संभालने के लिए वहां कोई भी नहीं था। यज़दान को असफन की बातें गुस्सा दिला गई थी। अगर इसकी बहन आज एक बार फिर से बिल्कुल ठीक थी तो अंदर आईसीयू में दर्द सहती लड़की की वजह से, इसलिए वो असफन पर चढ़ दौड़ा था। तुम ठीक कह रहे हो, तुम यही रुको, मैं इन दोनों को देखकर आता हूँ। असफन को इसकी बातें ठीक लगी थी, इसीलिए वो इसे वहीं अरीबा के पास रुकने का कहकर खुद इन दोनों को ढूंढने चला गया। अभी वो हॉस्पिटल के गेट पर ही थे जब वो दोनों इसे कार से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। इन दोनों को सही सलामत देखकर असफन ने सुकून का सांस लिया। वो दोनों भी असफन को देख चुके थे, इसीलिए जल्दी से इसकी तरफ भागे। अभी असफन माविया और हुदा को लेकर वहां पहुंचा ही था कि डॉक्टर आईसीयू का दरवाजा खोलकर बाहर आया। डॉक्टर को बाहर निकलते देखकर यज़दान ने बेचैनी की हालत में जल्दी से इनकी तरफ बढ़ा। अंदर से इसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेगा। डॉक्टर, अरीबा। यज़दान ने डॉक्टर से जल्दी से अरीबा के बारे में पूछा। देखिए मिस्टर यज़दान, इनका लेफ्ट साइड से फेस मुकम्मल तौर पर जल चुका है। हमने फिलहाल के लिए इन्हें एंटीबायोटिक दे दी है, जिससे जलन काफी हद तक कम हो चुकी है, लेकिन इनके चेहरे की सर्जरी भी करनी पड़ेगी, नहीं तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और सर्जरी के वक्त डॉक्टर कुछ लम्हे के लिए खामोश हुआ और फिर दोबारा से अपनी बात का आगाज किया। मिस्टर यज़दान, जरूरी नहीं, लेकिन सर्जरी करते वक्त कुछ भी हो सकता है। और एक और बात,
डॉक्टर एक बार फिर खामोश हुआ तो अब की बार यजदान का पारा हाई हो चुका था। क्या बात है, जल्दी बताएं। आप भी अजीब किस्म के डॉक्टर हैं। अंदर पेशेंट जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और आपको सस्पेंस क्यों क्रिएट करने की पड़ी हुई है? यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही, इसीलिए जो भी बात है बगैर रुके बताएं, वरना मुझे आपका ये हॉस्पिटल बंद करवाने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यजदान गुस्से में डॉक्टर पर ही चढ़ दौड़ा था। मिस्टर यजदान, किसी भी लड़के के चेहरे पर एसिड गिरना और उसके चेहरे का मुकम्मल तौर पर जल जाना इनके लिए किसी ट्रॉमा के सबब भी बन सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो किसी पर कुछ जाहिर ना करें। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, आप जल्दी से इनकी सर्जरी करें। इनको ठीक करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें, लेकिन वो मुझे बिल्कुल सही सलामत चाहिए। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं आपकी जान ले लूंगा। वो गुस्से की शिद्दत से डॉक्टर पर धाड़ा था। यजदान, ये क्या पागलपन है? वो अपना काम कर रहे हैं ना, तो इन्हें इनके काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप यहां से जाएं और ये फॉर्म मुझे दे दें। असफन यजदान को रिलैक्स करते हुए आखिर में डॉक्टर से मुखातिब हुआ। हम सर्जरी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर एक बार फिर से डरते हुए बोला। क्यों? यजदान ने जिस कदर गुस्से में बोला था, डॉक्टर को अपना हल्क खुश्क होता हुआ मालूम हुआ था। हमने चाइना से इनके लिए स्किन मंगवाई है और साथ में स्किन स्पेशलिस्ट भी, इसलिए इन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। हम 2 दिन तक इनकी सर्जरी करेंगे। अब की बार डॉक्टर ने यजदान के चेहरे के तासुरात देखते हुए असफन की तरफ देखकर अपनी बात मुकम्मल की, वरना यजदान जिस तरह से डॉक्टर को देख रहा था, डॉक्टर को यही लग रहा था कि वो इससे जिंदा ही निकल जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। असफन ने एक नजर यजदान की तरफ देखा, जिसके माथे की रगें तनी हुई थी और लाल अंगारा आंखें लिए डॉक्टर को घूरा था। डॉक्टर के वहां से जाते ही असफन यजदान से मुखातिब हुआ, जबकि माविया और हुदा भी भागकर यजदान के पास पहुंचे। भाई अरीबा, मेरे दोस्त, वो ब्रो, जस्ट बिकॉज ऑफ मी। नहीं बच्चा, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। आपकी फ्रेंड को जो चोट आई है वो इसके नसीब में लिखी थी और वो इसे मिलकर ही रहनी थी, इसीलिए आप खुद को ब्लेम करने की बजाय इसके लिए दुआ करें। बाकी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यजदान ने प्यार से हुदा को अपने साथ लगाते समझाया, जो हमारे खौफ से कांप रही थी। जाओ असफन, इन दोनों को घर ड्रॉप कर दो। यजदान ने असफन को इन दोनों को घर पर छोड़ने को कहा। वो जानता था अगर वो दोनों यही रहेंगे तो परेशान रहेंगे। नहीं भाई, जब तक अरीबा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। इन दोनों ने घर जाने के लिए साफ मना कर दिया। यजदान बस इतना ही बोला था। इस वक्त इसके दिमाग में कई तरह की सोचें सवार थी। अरीबा की मामा को जब पता चलेगा वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। अभी तक तो वो इन्हें लेकर टेंशन फ्री थे, क्योंकि वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गई हुई थी और इन्हें वापस आते आते हफ्ता तो लग ही जाना था। अरीबा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 2 दिन मुकम्मल हो चुके थे। ये 2 दिन यजदान, हुदा और माविया ने कैसे गुजारे थे ये वही जानते थे। इन 2 दिनों में सबसे ज्यादा जिस इंसान की जिंदगी सूली पर लटकी हुई थी वो यजदान था। इन 2 दिनों में वो लड़की यजदान के लिए बहुत ही अहम हो चुकी थी। जब से अरीबा हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो खाना पीना, अपना ऑफिस सब कुछ छोड़े वहीं हॉस्पिटल में इसके पास ही था। 2 दिन के दर्दनाक इंतजार के बाद आखिर वो वक्त भी आ गया जब अरीबा का ऑपरेशन होना था। चाइना से इसके लिए नई स्किन और स्किन स्पेशलिस्ट आ चुके थे। सर्जरी की तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप अरीबा को ठीक कर दें। माविया ने नम आंखें लिए डॉक्टर के सामने हाथ जोड़े। आप लोग प्लीज हौसला रखें और इन्हें कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए तो इसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने वहां मौजूद इन चारों की तरफ देखते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। आप पैसों की टेंशन बिल्कुल ना लें, लेकिन प्लीज इन्हें ठीक कर दें। इन सब में सबसे पहले बोलने वाला यजदान था। बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया था। मिस्टर यजदान, आपके पास पेशेंट की कोई पिक मौजूद है क्या? हमें सर्जरी के दौरान इनकी पिक भी चाहिए होगी। डॉक्टर ने हाँ में सर को जुम्बिश देते हुए यजदान से पूछा। डॉक्टर की बात सुनकर यजदान ने नजरें घुमाते हुदा की तरफ देखा, जो जल्दी से अपना मोबाइल लेकर डॉक्टर की तरफ बढ़ी। ये ले डॉक्टर साहब, ये रही है अरीबा की पिक्स। हुदा ने गैलरी ओपन करके डॉक्टर के सामने, जिसमें अरीबा की बहुत सारी पिक्स मौजूद थी। हुदा से मोबाइल लेने के बाद डॉक्टर जल्दी से वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। भाई, अरीबा ठीक तो हो जाएगी ना? हुदा ने अपने भाई से पूछा। हाँ बच्चा, देखना आपकी दोस्त बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाएंगी। यजदान ने ये अल्फाज बहुत मुश्किल से अदा किए थे। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन अभी तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकले थे। माविया, हुदा बेंच पर बैठे डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर थे, जबकि यजदान और असफन ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास ही खड़े थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोला तो यजदान जल्दी से डॉक्टर के सामने आया।
जबकि वो दोनों भी उठकर खड़े हो चुके थे। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? यज़दान को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। यस, शी इज़ फाइन, लेकिन अभी वो 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगी। एक बात और मिस्टर यज़दान, मैं आपको पहले ही बताया था, इनके गर्दन पर निशान रह जाएंगे। इसकी सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें इनकी डेथ के चांसेस 99% थे और बचने के चांसेस ना होने के बराबर। डॉक्टर, क्या हम इनसे मिल सकते हैं? हुदा ने जल्दी से डॉक्टर से पूछा। जी, आप इनसे मिल सकती हैं। हमने इन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन अभी वो होश में नहीं है और नींद की मेडिसिन की वजह से वो अगले 1-2 हफ्ते तक बेहोश ही रहेंगी। ये सब हमने इनकी तकलीफ से बचाने के लिए किया है। यज़दान के घूर कर देखने पर डॉक्टर ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की। डॉक्टर की बात सुनकर माविया हुदा जल्दी से अरीबा की तरफ भाग कर गए। डॉक्टर अभी से कुछ हदायत देता वहां से चला गया। इस दौरान यज़दान ने कोई 50 बार बंद दरवाजे की तरफ देखा था। असफर ने भी बार बार इसका दरवाजे की तरफ देखना नोट किया था। यज़दान नीचे नजरें झुकाए खड़ा था जब असफर ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा, जहां हमदर्दी के कोई आसार नहीं थे, थी तो सिर्फ और सिर्फ अरीबा की फिक्र। दोनों रूम में दाखिल होने के बाद अरीबा के लेफ्ट राइट साइड पर बैठकर इसका हाथ थाम चुके थे। क्या यार, ऐसा भी कोई करता है क्या? दोनों दफा मेरे हिस्से के जख्म तुमने खा लिए। ऐसा तो कोई सका भी नहीं करता किसी के लिए जो तुमने मेरे लिए किया है। कैसे मैं तुम्हारे ये एहसान चुकाऊंगी? फिर इसका हाथ चलाते हुए नम आंखों से बोली, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ, हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। माविया की भी नमी भरी आवाज कमरे में गूंजी। ना जाने तुमने किस कदर तकलीफ में हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बेहोशी की हालत में भी इसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देखते हुए बोली और फौरन से वहां से उठकर बाहर को भाग गई। वो अपनी जान से अजीज दोस्त को इस हाल में नहीं देख सकती थी। उन्होंने अब तक जितना भी टाइम स्पेंड किया था हंसते मुस्कुराते हुए किया था। असफन, जो कि यज़दान से बात करने का इरादा रखता था, हुदा को रोते हुए कमरे से बाहर भागता देखकर परेशान हुआ था। इसके पीछे पीछे माविया भी बाहर आया था। दोनों ने आंखों के इशारे से हुदा के रोने की वजह पूछी तो इस आंखों ही आंखों में इन्हें रिलैक्स रहने का इशारा किया और खुद भी हुदा को ढूंढने बाहर चला गया। मैं जरा इन दोनों के पीछे जाता हूँ। जो भी हुदा का दुश्मन है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। तुम जरा रेबा के पास जाओ, इसे किसी चीज की जरूरत ना हो। असफंदी से तलकीन करता खुद भी इन दोनों के पीछे चला गया। वो भी हाँ में सर हिलाता हुआ अरीबा के रूम में दाखिल हो गया। ओके के साथ, क्या हो यार तुम? मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? खैर, मैंने तुम्हें जो भी समझा था बिल्कुल ठीक ही समझा था। तुम सच में चोर हो। तुम कार के अलावा और चीजें चोरी करने का भी हुनर जानती हो। तुम दिल चोर भी हो। पता है क्यों? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो मंजिल से सो रही हो। मैं खुद ही बता देता हूँ। वो इसके पास चेयर पर बैठे खुद ही इससे सवाल कर रहा था और खुद ही इनके सवालों के जवाब दे रहा था। मिस अरीबा, इस दफा आपने कुछ और नहीं बल्कि यज़दान खानजादा का दिल चुराया है। और कार चोरी करने की तो तुम्हें माफी मिल गई थी, लेकिन यज़दान खानजादा का दिल चोरी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। बस एक दफा तुम ठीक हो जाओ। वो मुसलसल इसके चेहरे पर नजरें टिकाए हुए बोला। मैंने तुम्हें बहुत बुरे समझा था, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। मेरे बाद मेरी तरह अगर किसी ने मेरी बहन की हिफाजत की है तो वो तुम हो। तुमने एक माँ की तरह मेरी बहन की हिफाजत की है। मुझे फख्र है अपने दोनों ट्विनर पर, जिन्होंने अपनी दोस्ती के लिए तुम्हें चुना। अब की बार यज़दान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। चलो बहुत होगी बातें, अब तुम रेस्ट करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरी बहन अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर रो रही है और तुम तो जानती हो ना कि मैं अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब की बार यज़दान के चेहरे पर बिल्कुल भी नर्म तासुर नहीं था। जाओ माविया, हुदा के लिए पानी लेकर आओ। असफर ने हुदा के पास बेंच पर बैठते हुए माविया को मुखातिब किया। असफर की बात सुनता वो वहां से फौरन पानी लेने चला गया। इसके जाने के बाद असफर ने गौर से इसके चेहरे की तरफ देखा, जो मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हुआ पड़ा था। आपके रोने से वो ठीक हो जाएंगी क्या? जब असफर ने इसका रोना देखा ना गया तो पूछ बैठा। नहीं, नफी में जवाब दिया गया। तो फिर क्यों रो रही हैं? अगला सवाल पूछा गया। मेरी वजह से रीबा पेन में है ना, इसलिए, मासूमियत से जवाब दिया गया। इसके मासूमियत से जवाब देने पर असफर को इस पर टूट कर प्यार आया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो हुदा, मेरी बात सुनो। रीबा ने ये सब तुम्हें रोने और तकलीफ से बचाने के लिए किया है, और अब तुम रोकर इसे ज्यादा तकलीफ दे रही हो। इसे जब पता चलेगा इसकी दोस्त रो रही है तो इसे कितनी तकलीफ होगी। इसलिए शाबाश, चुप हो जाओ। वैसे भी
वो चोट अरीबा के मुकद्दर में लिखी थी। अगर तुम्हारे मुकद्दर में लिखी होती तो तुम्हें ही मिलती। मुकद्दर का लिखा हम टाल नहीं सकते हैं। और अल्लाह आजमाइश भी तो इन्हीं लोगों को दे सी लेता है जिन पर इन्हें भरोसा होता है। कोई इस आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। और अरीबा पर अल्लाह को भरोसा था। वो प्यार से इसे समझा रहा था और इसके समझाने पर वो काफी हद तक रोना कम कर चुकी थी। माविया ने पानी की बोतल हुदा के सामने की। शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह माविया से पानी की बोतल पकड़ो और पानी पियो। असवद ये कहने में वो पानी की बोतल थाम कर पानी पीने लगी। चलो अब अपना चेहरा साफ करो, अंदर चलते हैं। असवद के कहने पर वो इसकी शर्ट से अपना चेहरा और नाक साफ कर गई। माविया के चेहरे पर इतनी परेशानी में भी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि वो हैरत से अपनी शर्ट की तरफ देखने लगा जिससे नाक साफ करके हुदा इसे गंदा कर चुकी थी। आपने तो कहा था चेहरा साफ कर ले। मेरे पास टिश्यू और रुमाल नहीं था, इसलिए आपकी शर्ट से ही साफ कर लिया। आप घर जाकर धो लीजिएगा। वो इसे खुद को हैरान नजर से तकता पाकर बोली। माविया ने शुक्र का सांस लिया। वो इस वक्त बैठा हुआ नहीं था, खड़ा था। अगर वो बैठा होता तो शायद असवद की शर्ट जैसी हालत इसकी शर्ट की होती। वो अक्सर रोने के बाद ऐसा ही करती थी। यजदान की शर्ट के साथ अपना चेहरा और नाक साफ करती थी और यजदान भी इसे कुछ नहीं कहता था। अब इसके पास असवद बैठा था तो इसने इसके साथ भी वही किया था। टिश्यू रुमाल नहीं था तो मुझसे मांग लेती, मेरे पास तो था। वो दांत पीस कर बोला। मैं परेशान थी ना, इसलिए टेंशन में याद ही नहीं रहा। वो फिर से मासूमियत से जवाब दिया गया। कोई बात नहीं असफन भाई, वो परेशान थी ना, इसलिए याद नहीं रहा। माविया मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला। और असफन का दिल किया कि इसका गला ही दबा दे। बहन ने इसकी शर्ट खराब कर दी थी तो भाई मजाक उड़ाने पर तुला हुआ था। चलो कोई बात नहीं, आओ अंदर चलते हैं। वो अपनी पॉकेट से टिश्यू निकालकर शर्ट साफ करता हुआ इन दोनों से मुखातिब हुआ और इन दोनों को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। 2 हफ्ते बाद। इन 2 हफ्तों में अरीबा का जितना ख्याल यजदान ने रखा था शायद ही कोई रखता। यजदान को ना ऑफिस जाने की फिक्र थी और ना ही खुद की हालत की। इसकी शेप भी बढ़ चुकी थी और कपड़ों पर सलवटें नुमाया हो रही थी। ये यजदान पहले वाला यजदान बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसके चेहरे पर हर वक्त संजीदगी पाई जाती थी। 1 हफ्ते बाद जब अलिशबा बेगम की वापसी हुई तो इन्हें अरीबा के घर से कहीं पर भी नजर न आई। उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो 1 हफ्ते से यहाँ वापिस नहीं आई। लगता है माँ की गैर मौजूदगी में कहीं अयाशी करने लग गई है। इसके बाद अलीशा बेगम ने किसी से भी कुछ नहीं पूछा था। थक हाकर वो वापस घर में आकर बैठ गई। इन्हें खुद भी फिक्र हो रही थी अरीबा की आखिर जा कहाँ सकती है। पूरा 1 दिन उन्होंने इसे ढूंढा लेकिन वो कहीं ना मिली, ना ही इसकी कोई खबर कोई पता चली। अगले दिन ही यजदान हुदा माविया इनके घर आए थे और शुरू से लेकर आखिर तक इन्हें सब बता दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत के बारे में जानकर इनके कदम डगमगाए थे, लेकिन वो जल्द ही संभल गई थी। हुदा ने हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगी तो उन्होंने इसके जुड़े हाथ खोल दिए और इसे ये कहकर गले लगा लिया कि अगर रीबा इसकी बेटी है तो वो भी इसी की बेटी है। हुदा माविया ने रीबा को अपने घर रखकर खुद इसकी केयर करने का फैसला किया। अलिशा बेगम भी ये सोचकर मान गई, एक तो इनकी बेटी पहले ही बीमार है, ऊपर से मोहल्ले वाली की बातें इसे मजीद बीमार कर देंगी, इसलिए उन्होंने अरीबा को इसके साथ रहने की इजाजत दे दी, लेकिन खुद वहीं रहने का फैसला किया। लेकिन यजदान के फोर्स करने पर वो खुद भी इनके घर रह रही थी। इनका ख्याल भी यजदान ने बेटों की तरह ही रखा था। इसे लगा था जब अरीबा की मामा को पता चलेगा कि अरीबा की ऐसी हालत हुदा की वजह से हुई है तो वह यकीनन गुस्सा करेंगी, लेकिन उन्होंने तो अल्लाह की तरफ से दी हुई आजमाइश कहकर टाल दिया। यजदान को समझ ही ना आया कि क्या कोई माँ इतनी भी सबर वाली हो सकती है। यही वजह थी कि इन तीनों बहन भाइयों ने अरीबा और अलीशा बेगम का ख्याल रखने में अपनी जी जान लगा दी थी। यजदान अरीबा के बेड पर पास बैठा अभी सोचों में ही गुम था जब हुदा और माविया के साथ असफन भी कमरे में दाखिल हुआ। इन 2 हफ्तों में असफन ने भी यजदान का बहुत साथ दिया था। भाई 2 हफ्ते हो गए, अरीबा को अभी तक होश नहीं आया। हुदा ने अरीबा के पास बेड पर बैठते हुए यजदान से पूछा। बच्चा आ जाएगा होश, अरीबा को आपकी टेंशन ना ले। डॉक्टर साहब आने वाले हैं और अरीबा का चेकअप करेंगे और अरीबा के चेहरे की पट्टी खोल लेंगे। मैं जाकर देखता हूँ डॉक्टर क्यों नहीं आया। असफन कहकर बाहर चला गया। अलिशा बेगम भी नमाज पढ़ने के बाद इसी के पास आ गई थी। थोड़ी देर बाद फिर असफन डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अब इन दोनों के पीछे आने वाली तीसरी शख्सियत भी थी जो कि रमशा थी, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अरीबा ने अपने मुंह पर हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर सब याद आते ही इसने बहुत मुश्किल से खुद को रोने से बाज रखा था। यजदान तो इसे होश में आता देखकर ही खुश हो गया था, जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। मिस अरीबा, अभी भी आपके चेहरे पर थोड़ा दर्द रहेगा। अभी पहले हमें पट्टी उतारनी पड़ेगी, लेकिन आप ज्यादा बोलने से अभी गुरेज कीजिएगा।
डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की पट्टी उतारी और फिर कुछ हदायत देकर वहां से चले गए। असफन भी इनके साथ ही इन्हें बाहर तक छोड़ने गया था। अरीबा तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? लिशबा बेगम ने परेशानी से अपनी बेटी से पूछा, जो खामोशी से इनके गले लगकर बेआवाज रोने लगी। अरीबा बेटा ऐसे रोते नहीं हैं, ये तो आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। देखो तुम इसमें कामयाब भी हो गई हो। इसे रोते देखकर यजान के दिल को कुछ हुआ था। अरीबा देखो तुम पहले जैसी हो गई हो, रुको मैं तुम्हें शीशा दिखाती हूँ। हुदा बोलते साथ ही शीशा अरीबा के पास ले आई, लेकिन अरीबा ने इसके शीशे वाला हाथ पकड़कर पीछे कर दिया और नफी में सर हिलाने लगी। अरीबा देखो कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक है, एक बार देखो तुम। असफर ने अपनी तरफ से कोशिश की थी। शमशा जिसे वहां मौजूद सब लोगों की बातें बोर कर रही थी, जिसने अब रहा ना गया तो बोल उठी, अरीबा तुम्हारा चेहरा तो बच गया, लेकिन गर्दन पर तो अभी भी निशान है, और इस निशान की वजह से तुमसे शादी कौन करेगा? शादी करना तो दूर, इस निशान की वजह से कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। रमशा अपने लफ्जों का जहर उगलना शुरू कर चुकी थी। रमशा शट अप योर माउथ। इससे पहले कि खुदा माविया में से कोई रमशा को जवाब देता, इससे पहले ही ये जान धाड़ा था। एक पल के लिए तो रमशा भी गड़बड़ा गई, फिर कुछ संभलते हुए गोया हुई, वो यजान मेरा मतलब ये नहीं था। अब कोई भी लड़का ऐसी लड़की तो नहीं अपनाएगा ना? तुम देखो तो सही, इसकी गर्दन और हाथों पर निशान है, जिसकी वजह से जो भी रिश्ता आएगा चला जाएगा। रमशा फिर से बाज ना आई थी। अरीबा की मामा ने भी अपना सर झुका लिया था। इतना तो वो भी जानती थी अब इनकी बेटी को कोई भी नहीं अपनाएगा। तुम्हें समझ नहीं आया भाई ने क्या कहा है? और तुम यहां करने क्या आई हो? खुदा ने अलिशबा बेगम का झुका सर देखकर गुस्से से घूर कर इससे पूछा। मैं तो यहाँ अरीबा की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने आई थी। सेहत के बारे में दरियाफ्त करने आई थी या और ज्यादा बीमार करने आई थी? भाई ने तुम्हें ऑफिस और घर के इर्द गिर्द मंडराने से मना किया था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिनट से पहले निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाले। अब की बार माविया के गुस्से से भरी आवाज गूंजी थी। जा रही हूं मैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, जरा मेरी बातों पर ध्यान देना। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।